इतिहास में कुछ शहर ऐसे हुए हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं थे, मतलब वो अपने आप में एक गुरूर थे। बिल्कुल, एक ऐसा अति आत्मविश्वास जो सदियों तक अजय रहने से पैदा होता है। हाँ, और कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, वो एक ऐसा ही शहर था, एक ऐसा किला जिसे माना जाता था कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं भेद सकती। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, घेराबंदी के दौरान लिखी गई डायरियां हैं और बहुत सारा अकादमिक शोध है। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि 1453 में क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि वो सब कैसे हुआ, कैसे एक 2000 साल पुराने रोमन साम्राज्य को धूल में मिला दिया गया। क्योंकि ये कोई साधारण जीत नहीं थी, ये असंभव इंजीनियरिंग और कह सकते हैं बेतहाशा जुनून की कहानी है। हाँ, एक ऐसा भयानक मनोवैज्ञानिक युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। मैं तो इसे लेकर बहुत रोमांचित हूँ। तो इस कहानी की जड़ें 1453 के उस युद्ध के मैदान से बहुत पहले शुरू होती हैं। कुस्तुनतुनिया का पतन केवल एक सैन्य अभियान का नतीजा नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक सदियों पुरानी चाहत थी। अगर हम अपने स्रोतों पर नजर डालें तो इस घेराबंदी की असल प्रेरणा पैगंबर मोहम्मद की उस भविष्यवाणी में छुपी थी। ओहो, भविष्यवाणी? हाँ, उसमें कहा गया था कि कुस्तुनतुनिया जरूर फतेह होगा और उसका अमीर कितना बेहतरीन होगा और वो सेना कितनी बेहतरीन होगी। मतलब इस एक वाक्य ने? बिल्कुल, इस एक वाक्य ने पीढ़ियों तक एक गहरा मनोवैज्ञानिक और धार्मिक जुनून पैदा कर दिया था। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा हथियाने की बात नहीं थी। कुस्तुनतुनिया एक तरह से वो शापित खजाना या वो पहाड़ बन गया था जहां हर कोई जीतने जाता था लेकिन सिर्फ तबाही लेकर लौटता था। बहुत सही तुलना की आपने। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक सैन्य लक्ष्य नहीं था, ये एक जिद बन चुका था। लेकिन 1453 से पहले भी तो कोशिशें हुई होंगी ना? एक दो बार नहीं, पूरे 11 बार। 11 बार? बाप रे। हाँ, उमैयाद, अब्बासिद और शुरुआती उस्मानिया शासकों ने इस शहर को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मतलब हर बार वो हार कर लौटे? बिल्कुल। हमारे दस्तावेजों में 717 ईस्वी की उस भयानक घेराबंदी का बहुत विस्तार से जिक्र है। उमैयद खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने 1,80,000 सैनिकों और 1800 जहाजों का एक विशाल बेड़ा भेजा था। रुकिए, 1,80,000 सैनिक 8वीं सदी में? वो तो एक पूरा चलता फिरता शहर रहा होगा। हाँ, वो कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी। इतनी विशाल सेना और इतने जहाजों के बावजूद वो हार कैसे गए? क्योंकि कुस्तुनतुनिया की भौगोलिक स्थिति और उनकी तकनीक उस समय दुनिया में सबसे उन्नत थी। शहर 3 तरफ से पानी से घिरा था। जमीन की तरफ से थियोडोशियन दीवारों से, जो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार थीं, लेकिन उस घेराबंदी में बिजांटीन साम्राज्य ने जिस सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया वो था यूनानी आग, या जिसे ग्रीक फायर कहते हैं। यूनानी आग? हाँ। ये कोई विस्फोटक था क्या? नहीं, ये एक ऐसा रहस्यमयी रासायनिक तरल था जो पानी के संपर्क में आने पर बुझने के बजाय और भड़क उठता था। पानी पर भड़क उठता था? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जब उस्मानिया जहाजों पर इसे फेंका गया तो पानी पर तैरते सैनिक भी जिंदा जल गए। हे भगवान, ये तो किसी डरावने सपने जैसा है। बिल्कुल। और जो बचे उन्हें भयंकर सर्दियों और बुल्गारियाई सेना के पीछे से हुए हमलों ने खत्म कर दिया। इस तबाही ने बिजांटिन लोगों के दिमाग में ये बात गहराई से बैठा दी कि उनके शहर की रक्षा खुद ईश्वर कर रहा है। तो यही वो अति आत्मविश्वास है जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रही थी। मतलब जब आप 11 बार दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं को वापस भेज देते हैं तो आपको लगने लगता है कि आप वाकई अजेय हैं। हाँ, वो अति आत्मविश्वासी हो गए थे। बिजांटीन दीवारों की अजेयता ने उन्हें बेफिक्र कर दिया था। और इसी अजेय गुरूर के सामने आके खड़ा होता है एक 21 साल का लड़का, सुल्तान मोहम्मद द्वितीय। हाँ, मतलब 21 साल की उम्र में इंसान दुनिया को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है और ये इंसान 2000 साल पुराने साम्राज्य को खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था। मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है। ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन सुल्तान मोहम्मद की परवरिश ही इसी एक लक्ष्य के लिए हुई थी। अच्छा? हाँ, उनके गुरुओं, विशेषकर अकमसुद्दीन जैसे विद्वानों ने उनके बचपन से ही उनके दिमाग में ये बात कूट कूट कर भर दी थी कि वो उसी प्राचीन भविष्यवाणी का हिस्सा हैं। तो उन्हें यकीन था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। बिल्कुल, वो महज एक सुल्तान नहीं बल्कि एक नियति लेकर पैदा हुए हैं। और जब मोहम्मद सत्ता में आए तो उन्होंने कोई अंधाधुंध सीधा हमला नहीं किया। हाँ,
मैंने स्रोतों में रुमेली हिसार किले के निर्माण के बारे में पढ़ा है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या? अगर आपको किसी शहर पर हमला करना है तो आप अपनी सीमा में सेना तैयार करेंगे ना। सुल्तान ने तो दुश्मन के बिल्कुल दरवाजे पर जाकर बोस्फोरस जलडमरू मध्य के यूरोपीय तट पर एक विशाल किला खड़ा कर दिया। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर या व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो यही तो सुल्तान की शाहोमात का पहला कदम था। शाहोमात का पहला कदम कैसे? देखिए, बोस्फोरस वो संकरा समुद्री रास्ता है जो काला सागर को मारमारा सागर से जुड़ता है। कुस्तुनतुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था और रसद, विशेष रूप से अनाज, इसी रास्ते से आता था। ओहो, तो सुल्तान ने शहर पर हमला करने से पहले उसकी सांसें ही रोक दी। बिल्कुल। रुमेली हिसार कोई साधारण किला नहीं था। 82 मीटर ऊंचा ये ढांचा। 82 मीटर? हाँ, और इसका डिजाइन आसमान से देखने पर अरबी में मोहम्मद नाम जैसा दिखता था। ये एक स्पष्ट संदेश था। बिना एक भी तीर चलाए उसने शहर का आर्थिक दम घोंट दिया था। ये तो ऐसा है जैसे कोई दुश्मन आपके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दे ताकि आप बाहर ही ना निकल सके। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है समय। 3 महीने वाला समय। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि इतना विशाल किला सिर्फ 3 महीने में बनकर तैयार हो गया। मतलब आज के समय में आधुनिक मशीनों से भी एक साधारण पुल बनने में सालों लग जाते हैं। 15वीं सदी में ये कैसे संभव हुआ? ये विशुद्ध रूप से रसद प्रबंधन और श्रम के विभाजन का चमत्कार था। सुल्तान ने अपने 3 सबसे भरोसेमंद वजीरों को किले के अलग अलग हिस्सों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी। एक तरह की प्रतियोगिता और खौफ दोनों। जो पहले अपना हिस्सा पूरा करेगा उसे इनाम मिलेगा और जो चूकेगा उसकी जान जाएगी। बाप रे, जान जाएगी? हाँ, ये दिन रात का काम था। कोई भी जहाज सुल्तान की इजाजत के बिना वहां से गुजर नहीं सकता था। तो कुस्तुनतुनिया अब एक पिंजरे में तब्दील हो चुका था। बिल्कुल। लेकिन पिंजरा कितना भी कमजोर हो, उसकी बाहरी दीवारें तो अभी भी वहीं थीं। वो थियोडोशियन दीवारें जो सदियों से हर हमले को झेल चुकी थीं। उन्हें तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही भयानक चाहिए था। और यहीं पर कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे इतिहास के पन्नों में उर्बान नाम के एक इंजीनियर की एंट्री होती है। हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। उर्बान एक हंगेरियन या कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार जर्मन इंजीनियर था। वो सुल्तान के पास एक ऐसा हथियार लेकर आया जिसने युद्ध के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। एक महाविनाशक तोप। हाँ। और ये कोई सामान्य तोप नहीं थी। मैंने जो आंकड़े देखे वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इसका वजन 18 टन था। और लंबाई 27 फीट यानी 8 मीटर से भी ज्यादा। और ये 600 पाउंड और कुछ दावों के अनुसार तो लगभग 3000 किलो तक के भारी भरकम पत्थर के गोले दाग सकती थी। बिल्कुल। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो उस दौर के परमाणु बम जैसी तकनीक रही होगी जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन एक सवाल उठता है। अरबी के पास गया था। अच्छा, तो सम्राट ने उसे मना कर दिया? सम्राट के पास ना तो उर्बान को देने के लिए पैसा था और ना ही उस तोप को बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल। ये दिखाता है कि कैसे नई तकनीक किसी धर्मीय साम्राज्य की वफादार नहीं होती। सही बात है, तकनीक तो उसके पास जाती है जो उसकी कीमत चुका सके। बिल्कुल। सुल्तान मोहम्मद ने उर्बान को मुंह मांगी रकम दी। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। 18 टन की एक लोहे की ट्यूब को एडर्निया से कुस्तुनतुनिया तक लाना, जो कि करीब 150 मील दूर था। हाँ, उस जमाने में न पक्की सड़कें थी न क्रेन। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये एक बहुत बड़ा दुस्वप्न था। उस तोप को खींचने के लिए 60 आदमी और 100 से 200 बैलों की जरूरत पड़ी। 200 बैल? रास्ते भर जमीन को समतल करना पड़ा, लकड़ी के पुल बनाने पड़े। इसे कुस्तुनतुनिया की दीवारों तक पहुंचने में 2 महीने लग गए। बाप रे। और जब ये वहां पहुंची तो इसे चलाना भी कोई आसान काम नहीं था। इसे दिन में सिर्फ कुछ ही बार दागा जा सकता था। सिर्फ कुछ ही बार? क्यों? क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पैदा होती थी कि तोप को फटने से बचाने के लिए भारी मात्रा में जैतून के तेल से उसे ठंडा करना पड़ता था। जैतून का तेल? मतलब ऑलिव ऑयल से तोप ठंडी करते थे? हाँ, और स्रोतों में ये भी जिक्र है कि बाद में संभवतः ऐसी ही एक तोप के फटने से उर्बान की मौत भी हो गई थी। ओहो, मतलब जिसने हथियार बनाया वो उसी का शिकार हो गया। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर वो तोप दिन में सिर्फ 3-4 बार ही दागी जा सकती थी तो फिर बिजाइंटीन सेना हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी होगी? बिल्कुल नहीं। उनके पास पत्थर चिनाई का 2000 साल का अनुभव था। हाँ, तो वो क्या करते थे? दिन में तोप दीवारों में बड़ा छेद करती थी, लेकिन रात के अंधेरे में बिजाइंटीन नागरिक, औरतें, बच्चे और सैनिक मिलकर उस दरार को मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से वापस भर देते थे। मतलब अगले दिन उस्मानिया सेना को
फिर शून्य से शुरुआत करनी पड़ती थी। हाँ, सुल्तान को यह समझ आ गया था कि केवल जमीन की तरफ से दीवारों को तोड़ना काफी नहीं है, उसे एक दूसरा मोर्चा खोलना होगा, पानी की तरफ से। लेकिन पानी की तरफ से हमला करना तो लगभग असंभव था ना। मैंने पढ़ा है कि कुस्तुनतुनिया के उत्तर में गोल्डन हॉर्न नाम का जो जल डमरू मध्य था, बिजांटीन लोगों ने उस पानी के रास्ते को रोकने के लिए पानी के भीतर एक विशालकाय लोहे की चेन बांध रखी थी। हाँ, एक बहुत ही भारी भरकम श्रृंखला। और उस्मानिया नौसेना के जहाज उस चेन को किसी भी तरह से पार नहीं कर पा रहे थे ना। देखिए, कहा आपने, वो चेन इतनी मोटी और भारी थी कि कोई भी जहाज उसे तोड़कर अंदर नहीं जा सकता था। जब तक गोल्डन हॉर्न का पानी बिजांटीन लोगों के नियंत्रण में था, वो सुरक्षित थे, क्योंकि उन्हें समुद्र की तरफ से कोई खतरा नहीं था। बिल्कुल। सुल्तान मोहम्मद के सामने एक ऐसी दीवार थी जिसे तोपों से भी नहीं उड़ाया जा सकता था। उसे एक असंभव रणनीति सोचनी पड़ी। और यहीं पर सुल्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जो इंसानी कल्पना की सीमाओं को तोड़ देता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर के दरवाजे पर भारी ताला लगा दें और चोर दरवाजा तोड़ने के बजाय पूरी की पूरी छत उठाकर अंदर आ जाए। बहुत उम्दा एनालॉजी है ये। और यही इस घेराबंदी का सबसे अविश्वसनीय और रणनीतिक चमत्कार है। सुल्तान ने आदेश दिया कि अगर जहाज पानी से नहीं जा सकते तो वो जमीन पर चलेंगे। जमीन पर तैरते जहाज, मतलब ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के अंधेरे में गलाटा की पहाड़ियों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए। उन तख्तों पर जानवरों की चर्बी और तेल मला गया ताकि घर्षण कम हो सके। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का घुप्प अंधेरा, 3 मील की पहाड़ी दूरी और सैनिक 70 भारी भरकम युद्धपोतों को रस्सियों से जमीन के रास्ते खींच रहे हैं। और वो भी बिल्कुल खामोशी से। हाँ, लकड़ी के चरमराने की आवाजें, जानवरों की चर्बी की दुर्गंध, ताकि दुश्मन को भनक न लगे। ये कोई सामान्य प्रयास नहीं था। बिल्कुल। और सुबह का वो नज़ारा तो ऐतिहासिक था। जब बिजांटीन सैनिक उठे और उन्होंने गोल्डन हॉर्न की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ होगा। हाँ, उनके उसी सुरक्षित पानी में दुश्मन के 70 जहाज तैर रहे थे और उस्मानिया सेना के नगाड़े बज रहे थे। इसने कुस्तुनतुनिया के रक्षकों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। ये तो शुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध था, सामने वाले की हिम्मत को बिना लड़े ही तोड़ देना। सही कहा। अब उन्हें अपनी सीमित सेना को उन समुद्री दीवारों पर भी बांटना पड़ा जो पहले पानी और चेन की वजह से सुरक्षित मानी जाती थी। मतलब उनकी ताकत आधी रह गई। लेकिन फिर भी ये घेराबंदी कोई 1-2 दिन का खेल नहीं था। पूरे 53 दिन बीत चुके थे। हाँ, दोनों पक्ष पूरी तरह से थक चुके थे, लहूलुहान थे, रसद खत्म हो रही थी। और फिर आता है वो निर्णायक दिन 29 मई 1453। ये वो क्षण था जहां रणनीति और तोपें पीछे छूट गई थी और इंसान की इच्छा शक्ति दांव पर थी। अंतिम प्रहार से एक रात पहले दोनों तरफ धर्मगुरु और पादरी अपने अपने सैनिकों में आखिरी जोश भर रहे थे। यहाँ मुझे लगता है हमें बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। सुल्तान की रणनीति और सम्राट की बहादुरी दोनों का सम्मान करना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में दोनों पक्षों की वीरता का बहुत स्पष्ट वर्णन है। 29 मई की सुबह जब आखिरी हमला हुआ तो बिजांटीन सेना का नेतृत्व जेनोवा का एक कमांडर जियोवानी जुस्नियानी कर रहा था। वो बहुत ही कुशल कमांडर था, है ना? हाँ, लेकिन तभी वो बुरी तरह घायल हो गया। जब सैनिकों ने उसे दर्द से कराहते और पीछे हटते देखा तो रक्षकों के बीच भगदड़ मच गई। और उसी भगदड़ के बीच उस्मानिया सेना के एक युवा सैनिक हसन अल उलुबातली ने वो किया जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। हसन ने अपने 30 साथियों के साथ उस टूटी हुई दीवार पर सीधा धावा बोल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने उस दीवार पर उस्मानिया झंडा फहरा दिया था। और जब बिजांटीन सैनिकों ने दीवार पर वो झंडा लहराते देखा तो उनका मनोबल टूट गया। लेकिन हमें बिजांटीन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 11वें के अंतिम क्षणों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सुल्तान मोहम्मद ने घेराबंदी के दौरान उन्हें सुरक्षित जीवन का प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन सम्राट ने आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने सैनिकों के साथ आखिरी सांस तक लड़ना चुना। उन्होंने अपने शाही लिबास उतार फेंके और एक आम सैनिक की तरह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 2000 साल पुराने रोमन साम्राज्य के अंतिम सम्राट का ये अंत बहुत ही भावपूर्ण था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक पक्ष का दृढ़ संकल्प और दूसरे पक्ष के अंतिम बलिदान के बीच ये टकराव क्या दर्शाता है? ये स्पष्ट करता है कि ये सिर्फ एक शहर का पतन नहीं था, बल्कि 2 महान इच्छा शक्तियों की अंतिम लड़ाई थी। और एक पूरे युग का समापन भी। इस घटना ने दुनिया को कैसे बदल दिया? बहुत गहरे तरीके से। कुस्तुनतुनिया का पतन पूरे ईसाई यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात था। इसके साथ ही मध्य युग का अंत हुआ और यूरोपीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। रेनेसांस की शुरुआत वो कैसे? जब शहर का पतन हुआ तो वहां से कई यूनानी विद्वान अपनी प्राचीन पांडुलिपियों को लेकर इटली भाग गए।
उसी ज्ञान ने यूरोप में बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। अरे वाह! और उस्मानिया साम्राज्य अब एक वैश्विक महाशक्ति बन चुका था। व्यापार के रास्तों पर उनका कब्जा हो गया। बिल्कुल। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब पुरानी व्यवस्थाएं टूटती हैं, तभी नई दुनिया का जन्म होता है। हाँ, क्योंकि व्यापार के रास्ते बंद होने की वजह से ही तो यूरोप को नए समुद्री रास्ते खोजने पड़े। अगर ऐसा ना होता तो शायद कोलंबस या वास्को डी गामा कभी अपनी यात्राओं पर निकलते ही नहीं। सही बात है। सूचना और तकनीक जिसके पास होती है, जैसे सुल्तान के पास तोपें थी, वही भविष्य लिखता है। ये इतिहास की घटना हमें सिखाती है कि असंभव लगने वाली बाधाओं को लीक से हटकर सोच के कैसे पार किया जा सकता है। वो जमीन पर जहाज चलाने वाली बात वाकई कमाल थी। हाँ, जिसने भी समय रहते बदलाव को नहीं समझा, इतिहास की दीवारें उसे बचा नहीं सकती। बिल्कुल। तो 1453 की इस महान विजय की कहानी से गुजरने के बाद इंसान एक अजीब सी सोच में पड़ जाता है। कैसी सोच? जरा कल्पना कीजिए, जब 800 साल पुराना, कई पीढ़ियों का देखा हुआ कोई अजेय सपना अंततः सच हो जाता है, तो एक विजेता के दिमाग में क्या चलता है? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या उसे परम शांति मिलती है, या दुनिया को मुट्ठी में करने की उसकी भूख और भी अधिक खतरनाक रूप ले लेती है? किसी साम्राज्य के मलबे पर खड़े होकर ये सोचना अपने आप में इतिहास का सबसे गहरा रहस्य है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर निकलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।